सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करने को कहा इलेक्शन कमीशन को, सो दैट इलेक्शन कमीशन क्या करेगी 15 मार्च तक उसको अपने वेबसाइट पे डालेगी। अभी क्या इशू हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब लाया गया था, इसके लाने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, कौन सी पार्टीज़ को किसको ज़्यादा फंडिंग मिल गई, किसको कम फंडिंग मिली है, इससे क्या पॉलिटिकल तौर पे क्या इम्प्लीकेशंस हुए। तो एक बार हम इसके फैक्ट्स को समझेंगे, फिर इस न्यूज़ पे आते हैं। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स बना था, जब लाया गया था, उस समय ये कहा गया था कि जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड का, दैट इज़ टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री में जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रहा है उसका कैश में ट्रांजैक्शन ना हो, गलत ट्रांजैक्शन ना हो, हवाला वाला ट्रांजैक्शन ना हो, तो इस सब को दूर करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि दैट इज़ ए बियरेड इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट्स और इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या बॉडी, कोई रजिस्टर्ड बॉडी जिसका टिन नंबर अवेलेबल है ना, जिसका पैन नंबर अवेलेबल है पर्सन का, वो है बॉन्ड परचेज कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कितने डिनोमिनेशन में मिलेगा, तो 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलेगा। ये सब जानकारी कब दी गई थी? जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया था, है ना। फिर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें पेई का नाम नहीं रहेगा, मतलब कोई आदमी है, आपको क्या है, सपोज भारतीय जनता पार्टी को आपको फंडिंग देनी है, पैसा देना है, इलेक्टोरल फंडिंग, मतलब उनको पार्टी फंड देना है, तो क्या करेंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोलेंगे भाई मुझे 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो, वो आपको 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड दे देंगे। अभी तक SBI के पास कोई जानकारी नहीं होगी कि इस आदमी ने जो बॉन्ड लिया है वो किसको दिया। अब आप क्या करेंगे कि 15 दिन के अंदर ये जो बॉन्ड आपने ख़रीदा है ना, जो आपको SBI ने दिया, इस बॉन्ड को लेके आप जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जैसे बीजेपी के पास गए आप, है ना, तो बीजेपी को आपने दे दिया पैसा। अब बीजेपी क्या करेगी, उसी 15 दिन के विंडो के अंदर ही उसको फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ले जाएगी। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, इसको इसके अकाउंट में डाल देगी। तो अल्टीमेटली जो है पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है बीजेपी के अकाउंट में, लेकिन थ्रू डिफरेंट मीन्स जा रहा है। ऐसे क्या होता था कि ये डायरेक्ट यहाँ दे देते थे, अब ये डायरेक्ट नहीं दे सकते। अब ये SBI को पैसा देंगे कैश या जो भी दें, वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, वो बॉन्ड ये पार्टी को देंगे, पार्टी फिर से उस बॉन्ड को भुनाने के लिए बैंक जाएगी और अपने अकाउंट में उसका पैसा आएगा। तो इस तरह से कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड का डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर नहीं रहता है, डायरेक्ट नाम नहीं रहता है कि ये 10,000 का बॉन्ड जो एक्स आदमी ने खरीदा वो इस पार्टी को दिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन बैंक के पास नहीं रहता है। तो रिसेंटली हमने देखा कि कुछ इश्यूज चल रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला शुरुआत कब से हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इनवैलिडेट करार दिया, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट क्यों करार दिया? क्योंकि देखो, जो डोनर एनोनिमिटी था ये मेन फीचर स्कीम का था, और यही डोनर एनोनिमिटी जो है वो सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को वायलेट कर रहा था। जैसे द कोर्ट फाउंड दैट the scheme violated the citizens' right to information about the source of financial raised by political parties। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है अभी से ख़त्म हो गया। कब से लाया गया था? 2018 से लाया गया था। लेकिन उन्होंने ये कहा अब तुम फुल डिस्क्लोजर करोगे सारे कंट्रीब्यूटर्स का डिटेल, जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा है, रिसिपिएंट पार्टीज़, कौन कौन सी पार्टीज़ को कितना पैसा मिला है इलेक्टोरल फंडिंग से और किन किन डिनोमिनेशंस में मिला है। मतलब 1000 का वो 10 लाख इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, या फिर 10 लाख का 1000 इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, तो कितना क्या डिनोमिनेशन का लिया, वो सब, ये तीनों डिटेल इन्होंने किसको कहा निकालने के लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि तुम इलेक्शन कमीशन को सबमिट करो। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब मियाद ख़त्म हो रही थी उसके 2 दिन पहले आके कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हम लोग को 10 जून तक का समय चाहिए। वो इलेक्शन क्रॉस करना चाह रहे थे। विल नॉट गो इनटू मोटिव्स, क्या मोटिव था क्या नहीं था उससे हमको मतलब नहीं है। कि अब हमको समझने वाली चीज़ है कि आपको अगर एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वाई सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो इसका आंसर आपको लिखने आना चाहिए, उसके लिए आपका कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट यही हो गया, ये आपका रिसेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया, ये आपका
रिसेंट कंटेक्स्ट हो गया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्रो के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि स्कीम है क्या। स्कीम क्या था उस समय, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट था जिसमें एक बियरिंग बैंक इंस्ट्रूमेंट आता था जिसमें बायर या पेई का नाम नहीं लिखा हुआ होता था और इन डिनोमिनेशंस में मिलता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था ये नोडल बैंक था उसके इशू और इनकैश कराने के लिए। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के अंदर बहुत सारे अलग अलग चेंजेस किए गए। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस किया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसको 20,000 से ऊपर के कंट्रीब्यूशंस का रिकॉर्ड रखना होता था वो अब नहीं रखना पड़ेगा, है ना। फिर फाइनेंस एक्ट 2017 जो आया था उसने अमेंड किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर आएंगे, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको पैसा मिलेगा तो आपको किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना है जो कि आपको बॉन्ड से पैसा रिसीव होगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, एक ओपेक मैकेनिज्म ला रहे हैं इलेक्टोरल फंडिंग में। हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्टोरल फंडिंग ही जो है वो डूबियस हो रहा है, वो एक पर्दे के पीछे जा रहा है। तो इसका इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत सारे एंगल्स को देखते हुए इसको इनवैलिडेट किया। अब देखो, इसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो सेक्शन 29C था इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए थे। क्या चेंजेस किए थे कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर 20,000 से रुपये ज़्यादा का चंदा लेता है तो उसको एक रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जो अमेंडमेंट आया 2017 में उसने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने से मना कर दिया, बोला कि दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली कंपनीज एक्ट पे भी अमेंडमेंट किया गया। कंपनीज एक्ट जो 2013 वाला एक्ट है, ये 2013 में जो एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी इलेक्टोरल पार्टी को, है ना, तो उसका अमाउंट, पार्टी का नाम और अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ऐसा हो गया कि सिर्फ आप ये बताइए कि आपने जैसे 2024 में आपने 50,000 रुपये क्या किए, इलेक्टोरल फंडिंग दिए। अब पार्टीज़ कौन कौन से इंडिविजुअल पार्टीज़ को दिए इसका डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधा बोल देंगे कि आपने 50,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, मतलब आपको 50,000 का जो इनकम टैक्स रिबेट है वो मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की लेकिन वो डिफेंड कर नहीं पाए और अल्टीमेटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट करार दिया। अब इनवैलिडेट जो करार दिया वो ये कहा कि वोटर्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल फॉर देम टू एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ वोट। अब जब तक आप फ्रीडम ऑफ वोट को इंश्योर नहीं कर पाएंगे तब तक ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी इंटैक्ट है। अग्रीड। तो किसी भी पार्टी की फंडिंग जो है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी अपना वोटिंग एक इंडिपेंडेंट मैनर में एक्सरसाइज कर पाए, राइट। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है ये इसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को इन्फ्रिंज करता है और आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। इसके अंदर इसको अल्ट्रा विरास करार दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। अब इसमें एक दलील और दी गई कि जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ला रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक मनी पे कर्ब कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे कोर्ट ने एक टेस्ट लगाया जिसको प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप वोटर्स के राइट टू नो को अगर ब्रीच कर रहे हैं, वोटर्स को जानने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, डोनर एनोनिमिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या पता कि आप ब्लैक मनी का बढ़ावा नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी मनी, कोई भी फंडिंग जो इलेक्टोरल ट्रांसफ़र से हो एंड डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, है ना। तो अल्टीमेटली जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अमेंडमेंट्स टू आईटी एक्ट और आरपीए सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनवैलिडेट करार दिया गया। ठीक है, तो इतना हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब हम देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा था कि आज से पहले तुम सारा डिटेल इलेक्शन कमीशन को आप सबमिट करोगे। आपके पास जो दो लिस्ट है, एक लिस्ट वो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पार्टीज़ ने खरीदे, दूसरी लिस्ट वो होगी कि कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है, कौन सी पार्टी को दिया गया, या कि कोई एक कोड होगा कब दिया गया। इन दोनों की लिंकेज नहीं बताएंगे बैंक और सीधा सीधा यही दोनों डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे 15 मार्च तक ये डेटा अवेलेबल कराएगी। तो इसका ये क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, तो जो सुप्रीम कोर्ट का असर्टिव जुडिशियल एक्टिविज़म है उसके दायरे में इसको हम ला सकते हैं। ठीक है, फिर दिस कुड हैव बीन द केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच ऑल्सो। लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो ये केस जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है
अपने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेती रहती है। ठीक है, तो यही था इस न्यूज़ आर्टिकल का मेन मकसद। अब चलो देखते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी अग्नि 5 मिसाइल के द्वारा टेस्ट हुआ है। तुमको यहाँ पे दो चीज़ हैं, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी और अग्नि 5 मिसाइल। इस आर्टिकल में दोनों को जोड़ दिया गया है। कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुआ DRDO का, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र जो है एक इंडिजिनसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल है, जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV टेक्नोलॉजी जो होता है वो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी कि एक मिसाइल है ना, आप एक मिसाइल यहाँ पे लिए, आप क्या किए, इस मिसाइल को आप किसी कंट्री में भेजेंगे, है ना, कहीं तो भेजेंगे वॉर करने के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक वॉरहेड लगाया, यहाँ पे आपने एक मिसाइल लगाया, ये इसका यान है, मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी पे हमने मिसाइल रखा। अभी तक क्या होता था ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में कि एक गाड़ी पे एक ही मिसाइल आता था। अब क्या किया इन्होंने, गाड़ी एक ही है लेकिन मिसाइल बहुत सारे डाल दिए हैं इसमें, है ना, मिसाइल बहुत सारे डाल दिए हैं। जो पहला वाला था ये क्या करता, ये जाके एक जगह पे अटैक करता, सिर्फ एक बार अटैक करता, उनको सरप्राइज़ मिलता, लेकिन वो सरप्राइज़ उनके रिटेलिएटरी अटैक से फिर ख़त्म हो जाता। ये क्या होगा, ये अटैक करेगा, कुछ टाइम रुक के फिर से अटैक करेगा, कुछ टाइम रुक के फिर से अटैक करेगा, कुछ टाइम रुक के फिर से अटैक करेगा। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशंस पे भी वार कर सकता है। मतलब यहाँ से गया तो पहले यहाँ बम गिराया, फिर यहाँ बम गिराया, फिर यहाँ बम गिराया, फिर यहाँ बम गिराया। सिंगल व्हीकल जो है इतने जगह बम गिरा देगा। पहले क्या होता था, आपको 4 जगह बम गिराने हैं तो सब के लिए अलग अलग मिसाइल्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, आप समझो, कॉस्ट डिक्रीज़ हो गया, फिर आपकी जो डिफेंस रेडीनेस है वो इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि अगर आप ये मिसाइल रखते हैं, सिंगल मिसाइल से आप किसी 4 लोकेशंस को भेजने की क्षमता रखते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी जो है अभी सारी कंट्रीज़ के पास है नहीं, है ना। जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है वो सारी कंट्री के पास अभी है नहीं। धीरे धीरे कंट्रीज जो है इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये अग्नि सीरीज़ जो मिसाइल है, जिसको इंडिया की न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी का बैकबोन कहा जाता है, उसी ने इसको लॉन्च भी किया है। तो इसके बारे में थोड़ा और अगर डिटेल देखते हैं तो जो अग्नि 5 मिसाइल है, दिस इज इक्विप्ड विथ MIRV टेक्नोलॉजीज़, है ना। और कुछ कंट्रीज़ जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे उनके साथ शामिल हो गया। कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, फ्रांस, UK एंड चाइना। इन सब कंट्रीज़ में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इस्टेब्लिश की हुई है। और अब चूंकि हम लोग डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इंडल्ज कर रहे हैं, तो हम इनोवेशंस कर पा रहे हैं। इस इनोवेशंस के ज़रिए हम एक अच्छा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एज वेल एज एक अच्छा मार्केट भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो MIRV टेक्नोलॉजीज़ की क्या क्या खासियत है, अब बताओ ये BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रेलिवेंट है। BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस टेक्नोलॉजी से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये एक फोर्ट्रे है जहाँ साइंस टेक को थोड़ा सा उनको अगर एडवांस करना होगा, है ना, तो डिफेंस में जा सकते हैं वो। क्योंकि ऑलरेडी जो है स्पेस अब क्या हो गया, सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे, है ना। कितना गगनयान पे क्वेश्चन पूछेंगे, कितना नासा के मिशंस पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो है डिफेंस एक फोर्ट्रे हुआ है जहाँ पे वो अपने आप को अंदर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इसके बारे में हम कुछ बेसिक्स पढ़ के रखें, कुछ हम अपना एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बना के रखें, तो अगर क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे तो हम इनको ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो उसमें जैसे इस आर्टिकल से MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है या अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल जो है ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि MIRV कैपेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंट अपग्रेड है इंडिया की मिसाइल सिस्टम और इसके न्यूक्लियर ऑप्शंस को अपग्रेड करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल मिसाइल्स क्या करते थे, एक सिंगल वॉरहेड कैरी करते थे जो जाता था और टारगेट को हिट करके आ जाता था। लेकिन अगर MIRV इक्विप्ड मिसाइल्स है तो वो मल्टीपल वॉरहेड उसमें रह सकता है और वो प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो सेपरेट टारगेट को अलग अलग टाइम पे हिट करे या सिंगल टारगेट को एक साथ हिट करे या सिंगल टारगेट को अलग अलग टाइम पे हिट करे। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेक्नोलॉजी
नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑलरेडी 1960s में सोवियत्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने ले आया था इसको। फिर धीरे धीरे फ्रांस और चाइना ने भी इसको डेवलप किया। पाकिस्तान भी बोलती है कि 2017 में ही हमने एक आभा बिल नाम का एक मिसाइल लॉन्च किया था जिसमें हमने ये MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। लेकिन ये बात सत्यता के साथ साबित नहीं हुई है और हम सिर्फ ये मानेंगे कि इतनी कंट्रीज जो हैं उनके पास MIRV टेक्नोलॉजी है। इसमें प्रीलिम से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MIRV टेक्नोलॉजी इज करेक्ट। तो इसमें दे सकता है कि दिस कंट्रीज ऑलरेडी हैव MIRV टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपका नाम दे देगा ब्राज़ील का, ठीक है, या यहाँ पे नाम दे देगा आपका UAE का, यहाँ नाम दे देगा आपका जापान का। तो इन सब कंट्रीज़ के पास क्या है, MIRV टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके एडवांटेजेस जो हैं वो है कि मल्टीपल डैमेज करता है सिंगल स्ट्राइक से। अदरवाइज़ क्या होता था, मल्टीपल लोकेशंस के लिए हमको मल्टीपल स्ट्राइक्स करने पड़ते थे। तो एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का काम कर रहा है। फिर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर जाता है और कर लेता है। जैसे इजराइल का मिसाइल डोम सिस्टम हमने पढ़ा था, है ना, तो वो उन सब सिस्टम्स को ये मात देने में काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो था MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में है और इसीलिए ये हमारे लिए थोड़ा रिलेवेंट था। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल आर्टिकल्स की तरफ। यूनियन होम मिनिस्ट्री नोटिफाइड CAA रूल्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि ये CAA होता क्या है, CAA के अंदर कौन कौन से रिलीजन आते हैं जिनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एट्रोसिटीज़ दैट आर बीइंग डन ऑन देम इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अब देखो, जो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 में पास हुआ था, ठीक है, ये बिल क्या करता है, दिस बिल स्टिक्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को ये इंडियन सिटीजनशिप देता है, ठीक है। फिर इसका जो मकसद है, इसका मकसद यही है कि इन सब रिलीजन्स के जो लोग हैं वो 3 कंट्रीज़ में, है ना, अगर परसिक्यूटेड हो रहे हैं एज माइनॉरिटी, तो अगर वो इंडिया आते हैं तो उनको बिना पासपोर्ट और वीज़ा के हम स्वागत करेंगे और उनको सिटीजनशिप राइट देंगे। तो CAA यही कहता है। अभी लोकसभा इलेक्शन से पहले इसको लाया गया है। इसका मकसद क्या है, पॉलिटिकल मकसद है, हमको नहीं पढ़ना है इसमें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, ये किस तरह से एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करेगा, इसका फ़ायदा किसको होगा, कौन से लोग इसमें बांट रहेंगे, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चलो अब देखो, मोदी टू लॉन्च 2005 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल्स फ्रॉम साउदर्न रेलवे। अब देखो, एक स्कीम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, है ना। ये स्कीम जो स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश से। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फिर अडॉप्ट किया। सिमिलर तौर पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। ये जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है ये प्रमोट करेगा लोकल फॉर वोकल विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट है उसका मार्केट जनरेट करने की कोशिश करेगा और कुछ एडिशनल इनकम जनरेट करेगा। जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं या जो वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन पे जिनका डिपेंडेंस है, उनकी इनकम को बढ़ाने का ये बहुत एक अच्छा कदम है। इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। फिर देखिए, ड्रोन्स हैंडेड टू 1000 वीमेन। ये ड्रोन्स हैंडेड क्यों हैं, क्यों ड्रोन दिया जा रहा है, क्योंकि हम एक स्कीम हमने देखा था, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, है ना। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के अंदर 1000 ड्रोन जो है अभी क्या है, महिलाओं को दिया जा रहा है। इस ड्रोन का उपयोग वो लोग एग्रीकल्चर में करेंगे। एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। एक नई टेक्नोलॉजी तेलंगाना में यूज़ हुई है, ईगल स्क्वाड टू पुल डाउन द रोग ड्रोन्स। अब क्या है, देखो, रोग ड्रोन्स हर जगह उड़ते रहते हैं, हर जगह कहीं भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का एक चैलेंज है ना, क्योंकि उसको ये करने के लिए आइदर आपको उस पर अटैक करना पड़ेगा थ्रू मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स, तो वो बहुत कॉस्टली भी हो जाता है और दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ क्राउडेड प्लेस, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी ये लोग क्या करेंगे, VVIPs के सुरक्षा के सेंधे लगाने के लिए करेंगे। तो इसको निकालना ज़रूरी है। तो अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही थी, सिग्नल जैमर बनाया गया, नेट बनाया गया इसके लिए, है ना,
कुछ लोग पतंग से भी इसको काट रहे थे। तो अभी ड्रोन जो है इसको हटाने के लिए ईगल का यूज़ किया जा रहा है। ईगल क्या कि ईगल को ट्रेन किया गया 2 साल तक, इसके बाद ये जाके ड्रोन को पकड़ के गिरा देती है। तो इसका उपयोग जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज है वो वीवीआईपी प्रोटेक्शन में करने का सोच रहे हैं। तो ये एक नया ट्रेंड उभर के आया है, नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई चीज़ों को इनोवेट करते रहने का सिक्योरिटी सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट एजेंसीज के बीच में जो स्टिफ रहता है, कभी ईडी चली जाती है बंगाल में, है ना, और बोलती है कि आप हमारे एमएलए को सुपुर्द करिए, बंगाल बोलती है नहीं हम नहीं करेंगे। तो इसमें फिर क्या होता है, सीबीआई जाती है बंगाल में, सीबीआई जाती है तो सुपुर्द नहीं करती है बंगाल। फिर ईडी जाती है तमिलनाडु, वहाँ पे किसी एमएलए को बोलती है कि आप चलिए आपके अगेंस्ट केस है, तो एमएलए क्या करते हैं, ईडी के किसी ऑफिसर के अगेंस्ट ही केस चला देते हैं लोकल पुलिस में। तो ये सब जो है, ये टशन का जो रीज़न होता है, जो कंस्ट्रेंट क्रिएट हो रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि एक जुडिशियल ओवरसाइट बनाया जाए, है ना, एक जुडिशियल ओवरसाइट बनाया जाए जो इस तरह के सिचुएशंस को डील करे एमिकेबली, इस सिचुएशन को म्यूचुअली सेटल करने की कोशिश करे। ठीक है, इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है। भोज कहाँ के थे आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में थे। तो ये कहाँ पे होगा, इंदौर बेंच जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि धार डिस्ट्रिक्ट में जो है भोजशाला कॉम्प्लेक्स, उसके रिगार्डिंग कुछ साइंटिफिक सर्वे कराने की बात कही है। हमारे लिए इतना इसेंशियल नहीं है। अब देखो, डेटा ऑन पोल बॉन्ड्स कैन गिव क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि 2 लिस्ट जारी करेगी बैंक, एक लिस्ट जिसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, एक लिस्ट जिसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को इनकैश किया गया है। इन दोनों की लिंकेज एग्जिस्ट नहीं करती है। इस लिंकेज का बनाने की बात करते हैं जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि ये दोनों लिस्ट आने तो दो, हम रिलेट कर देंगे इसको इससे। इससे क्या हमको निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी पार्टी को कितनी फंडिंग मिली, कौन सी पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे ज़्यादा भरोसा किया, ठीक है, किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को ज़्यादा फंड दिया। तो ये सब निकल के अगर आएगा तो जो क्विड प्रो क्यू के जो लगते हैं उनको देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है इससे। अब हम चलते हैं आगे। इससे रिलेटेड हमारे पास ये आर्टिकल थोड़ा ठीक है, इसको देख लेना, है ना, सेंट्रल ट्रांसफर एंड इशू ऑफ शेयर ऑफ सम स्टेट्स। इसमें क्या है कि जो अभी फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है अरविंद पनगारिया जी के नेतृत्व में, उसका क्या काम होना चाहिए, अभी तक कैसा चला है, आगे कैसा चलता रहेगा, ये आर्टिकल ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है। उसके बाद ये वेस्टर्न घाट वाला जो इशू है ये भी ठीक रहता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ने लायक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। अब रिसेंटली देखिएगा कि एक जज हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, अभिजीत गंगोपाध्याय जी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे ये डिस्कशन है जुडिशियल इम्प्रोप्राइटरी का कि अगर प्री रिटायरमेंट से पहले उनके कितने भी डिसीजंस होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होंगे। उन्होंने कई सारे डिसीजन ऐसे दिए होंगे ताकि क्विड प्रो क्यू किया जा सके, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद या छोड़ने के बाद उनको जो है एक एटलीस्ट टिकट तो मिल जाए। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट वो किया होगा उन्होंने। तो ये आर्टिकल वही कहता है कि जजेस जो हैं जब रिटायर करते हैं या फिर इस्तीफ़ा देते हैं तो उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अरुण जेटली जी ने भी इसको कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कही थी। तो जो जजेस पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेते हैं कोई एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ डिबेट हुआ था, ठीक है, इसमें ये डिबेट हुआ था। अगर आप इससे नोट्स बना रहे हैं तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ था इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, ये आप समझ लेंगे। फिर वाई द टॉप कोड रिजेक्टेड SBI's प्ली तो हमने देख लिया। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक नोट्स प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दैट इज़ मोर देन एनफ, बस उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है, नथिंग एक्स्ट्रा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट वॉर हिट्स अमंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन यूरोप। अब ये क्या है ना, ये डिसरप्टर है, जिस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जो था ना एक डिसरप्टर था, है ना। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो
एक अपने आप में एक डिसरप्टर है। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक टेक्नोलॉजी डिसरप्टर है। तो जब भी ये आएगा ना तो सारी कंपनियों में होड़ लगती है कि हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ें। गूगल जेमिनी अभी यूज़ करने का पैसा दे रही है, चैट जीपीटी कितना भी आगे बढ़ गई है, जेमिनी अभी अपने आप को मार्केट में बनाने की कोशिश कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, बिंग के साथ उन्होंने चैट जीपीटी को जोड़ दिया है। तो सब अपनी अपनी जुगत में लगे हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है पीछे ना हो, वो कंपटीशन में पीछे ना हो। तो यही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट वॉर है। इसी से अगर पूछा गया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट वॉर, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसको यूटिलाइज करके कौन सी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को कितना बूस्ट करती है। ठीक है, तो यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।